नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे। उससे भी अच्छी बात आपकी पढ़ाई शानदार चल रही हो। जैसा कि आप सभी को पता है हम सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं और उसका आज 5 लेक्चर है जिसमें हम अब सोइल और कुछ वाटरफॉल्स की बात करने वाले हैं। उसके एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। ये एमसीक्यू वही एमसीक्यू हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और वहां आप सही आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पर भी आप आंसर देने का प्रयास करें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और ताकि ये देख सकते हो 5 लेक्चर है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं क्वेश्चन चार्ट के लाया हूँ। बहुत मेहनत लगती है उठाने में, तो थोड़ा सा प्यार जरूर दें। यही तमन्ना है हमारी, तो बाकी तो आप देख ले। निम्न में से कौन सी मृदा मतलब सोइल मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा या काली मृदा? ध्यान रहे, ड्राई, रेड, लेटेराइट या फिर आपकी ब्लैक सॉइल कौन सी नहीं मिलती है मध्य प्रदेश में? तो आप इसका आंसर दें सॉइल। कृपया आंसर दें। तब तक मैं कुछ आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज। ये अगर मध्य प्रदेश का डायग्राम बना लिया जाए और आप मान लो कि हाँ सर ये मध्य प्रदेश है, तो मैं आपके फितरत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, लेकिन वो अलग बात है कि मुमताज जान देख नहीं पाई, फिर भी ठीक है बनवाया था सही। इसी प्रकार मैं आपको मिट्टियां बताने के लिए क्या बना रहा हूं डायग्राम। यहाँ जलोढ़ और कचारी मिट्टी पाई जाती है। कचारी और जलोढ़ इस वाले इलाके में, ये तो आप जानते होंगे कौन सा इलाका है, चंबल वाला क्षेत्र। दूसरे इलाकों की बात की जाए, है ना, तो आपका ये वाला आता है। ये वाला रीजन अगर देखने को मिलेगा तो इसमें पाई जाती है आपकी मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी पाई जाती। और अगर ये वाला इलाका देखा जाए, कौन सा वाला, अगर ये वाला इलाका देखा जाए तो इसमें आपकी पाई जाती है लाल पीली। लाल पीली, ठीक है। ये बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है। इसके अलावा अगर आपका देखा जाए तो इस वाले इलाके में, इस वाले पूरे इलाके में देखा जाए तो ये वाला इलाका, इसमें पाई जाती है गहरी काली। गहरी काली। और ऊपर पाई जाएगी साधारण काली। और ना पाई जाएगी छिछली काली। आई होप आप सभी रीजन पता होंगे कौन कौन से है। ये चंबल वाला क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, ये आपका नर्मदा घाटी वाला है गहरी काली वाली, ये सतपुड़ा रीजन है और ये मालवा वाला क्षेत्र है ना। इतना तो आप पे पता होना चाहिए। कुल मिला के मध्य प्रदेश में 6 मिट्टियां पाई जाती है। उनमें से एक और मिट्टी बच रही है जो सिवनी छिंदवाड़ा के आसपास आपको देखने को मिल सकती है या मिल जाती है। वो यहाँ पर पाई जाती है, उसका नाम है, ये जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी। आई होप अगर पूरी मिट्टियों को काउंट कर लिया जाए तो इतनी प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, है ना। 6 प्रकार की मृदा देखने को मिलती है, तो इनमें से आपको सीधा आंसर लग रहा है कि भैया ये वाला आंसर सही है, क्योंकि ये वाली मिट्टी हम पढ़ते नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, बस पढ़ाता हूँ तो अलग बात है। एक बार पढ़ाता हूँ जन्मों जन्मों तक याद रहता है। 7 जन्म तक तो भूलते नहीं, 7वें जन्म के बाद भूल जाए तो गारंटी नहीं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लुधियाना में, हिसार में, नई दिल्ली में, भोपाल में? तो अपने दिमाग के कल पुर्जे खोलें और दिमाग का यूज करें। यूज कर कर आंसर दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आंसर देंगे तो आप क्वेश्चन पेपर जब सोल्व करेंगे एग्जाम हॉल में वहां पर भी आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर शर्माएंगे तो वहां पर भी शर्माएंगे। जितना दिमाग यहाँ यूज करेंगे वहां पर भी यूज करेंगे। तो देख लें अपने हिसाब से ना, बाकी आवाज में आवाज देख चेक करते रहना। तो कहाँ पर स्थित है आप सभी को पता है ना। मैं आपको बता दूं कि भोपाल में 1988, कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में।
भोपाल में 1988। तो ये आपको देखने को मिलता है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा फेवरेट कलर है तुम्हारा बता देना। तो इसका आंसर हो गया भोपाल में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही बन गए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, मतलब एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ मैं, 4 क्वेश्चन सोल्व करवाने के बराबर होता है। एक क्वेश्चन को मैं विद डिटेल के साथ बता दूं, मतलब आपका एक टाइप से सीधा रिवीजन हो जाता है। 4 क्वेश्चन के तरीके पता चल जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कौन कौन से बन सकते हैं, वो सभी प्रकार में एक ही क्वेश्चन में बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए एक टाइप के ज्यादा से क्वेश्चन उठा के नहीं लाता हूँ, नहीं तो आप जब भी कोई बुक सोल्व करोगे तो आप ये देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये मृदा है, मतलब सोइल है। ये उनके उपनाम है ना। जैसे तुम्हारा नाम है टीना और तुमको बोलते टिग्गू, तुम्हारा नाम है गोलू, तुमको बोलते गोला। समझ रहे हो, इस टाइप से उपनाम होते हैं, है ना। तो ये है, और इनके आंसर ये है। तो काली मृदा का नाम रेगुर मृदा है क्या? लाल पीली मृदा का नाम दोरसा मृदा है क्या? जलोढ़ मृदा का नाम दोमट मृदा है क्या? लेटेराइट मृदा का नाम लाल भूरी मृदा या सोइल है क्या? तो ये क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं, है ना, काली मृदा का अन्य नाम, काली मृदा को देखा जाए तो इसके जो नाम देखे जाए, रेगुर, कपासी, चेन्नोजम और कन्हेर। रेगुर, कपासी, चेन्नोजम और कन्हेर। इससे ज्यादा नाम नहीं मिलेंगे आपको, है ना। रेगुर, कपासी, चेन्नोजम, कन्हेर। चलो ये तो ठीक है भैया, मतलब ये एक तो ठीक है ना। दूसरे पे आते हैं, लाल पीली मृदा का नाम दोरसा या मृदा है क्या? ये देखा जाए तो भैया, अगर देखें दोरसा या मृदा है क्या, तो इसमें चलका भी मिलता है। इसका नाम एक मिलता है चलका। ये वाला दिख रहा है क्या, चलका? ये वाला कलर विजुअल है क्या? नहीं है भैया, अगला चेंज कर लेते हैं। जलोढ़ मृदा का नाम दोमट है क्या? बिल्कुल मिलेगा। लेटेराइट मृदा का नाम लाल भूरी या सफेद मिलेगा। ये ध्यान रखना, सफेद, है ना। ये तो कौन से आंसर मैंने बताया, अधिकतर ऑप्शन में जो आपके उपरोक्त सभी मिले, एल एफ डी एवं, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होता है, इसका उपरोक्त सभी है। जिसके अलावा मैं बता दूं कि रेगुर मृदा जो होती है, रेगुर क्यों बोला जाता है वो आप सभी को पता है। दरारी प्रवृत्ति को लेकर, काली मृदा दरारी, जो काली मिट्टी होती है वो दरारी प्रवृत्ति रखती है, इसलिए रेगुर बोला जाता है। कपास की खेती का कारण कपास चेन्नोजम, मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपका कैल्शियम की अधिकता होती है, इसलिए चेन्नोजम बोला जाता है। बाकी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सभी के सामने, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, तो शेयर, लाइक और धमाकेदार शुरुआत कीजिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करो यार, कमेंट किया करो कि सर बढ़िया लगा, लाइक किया करो, तभी तो पता चलता है। कुछ नहीं करते हो, देख के निकल जाते हो। ध्यान रख जो बेटा, जो गुरु का ऋण नहीं देता है ना, उसे एग्जाम में याद नहीं आता। इसलिए अगर ऋण देना है तो लाइक और कमेंट तो करके जाओ। अरे मजा ही नहीं आ रहा है। काली मृदा की विशेषता बताइए, स्पेसिफाई कीजिए काली मृदा को, मतलब ब्लैक सोइल को स्पेसिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं उनकी बताओ, आपको मालूम है तो क्या क्या हो सकते हैं। अधिक जल धारण क्षमता होती है क्या? फूलना, चिपचिपी, सिकुड़ना, ये होती है क्या? पानी की कमी से दरारें पड़ना होती है क्या? है ना। विकल्प एक और 3 सही है, विकल्प एक और 2 सही है, विकल्प 2 और 3 सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, जब तक मैं पी लेता हूं पानी। अरे तुम्हारे लिए क्या क्या करें भैया। चलो, है ना। तो भैया देखो, काली मृदा या ब्लैक सोइल की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अधिक जल धारण की क्षमता होती है। आप सभी को पता ही है, जल धारण, जब अधिक जल धारण कर लेती है तो फूल जाती है ना, फूल जाती है, इसलिए एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी, है ना। फूलना, चिपचिपी या सिकुड़ना, वो ही होती है। फूल जाती है जब जल धारण, मतलब फिर थोड़े समय बाद ये चिपचिपी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। पानी की कमी से दरारें पड़ जाती है, मतलब फिर इसमें क्या होती है, जब कोई मिट्टी फूल जाती है फिर एकदम से सिकुड़ेगी तो उसमें पड़ जाती है दरारें। तो इसे क्या बोलते हैं, इस मिट्टी के बारे में ये भी बोला जाता है, इसमें स्वतः खेती किस मिट्टी में हो जाती है, अपने आप ही खेती, है ना। तो वो होती है आपकी काली मिट्टी, है ना। तो इसमें भी आपका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी सही है। क्या आपको पता था? अरे पता होगा यार, कैसी बात कर रहे हो आप, बोलोगे मार साहब ये तो बहुत छोटी बात है।
ना। देखो भाई साहब, सब सही है, बस पढ़ लो। जीवन में कुछ नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, बस पढ़ाई के अलावा। ध्यान रखो, पढ़ाई वो चीज है जो तुम्हारा जीवन संवार देगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मालवा का पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखना। मालवा के पठार में क्या साधारण काली मिट्टी पाई जाती है? बघेलखंड के पठार में लाल पीली मृदा पाई जाती है। सतपुड़ा पठार में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। निमाड़ में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मैं आपको सर्वप्रथम मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आपने डायग्राम सही से देखा है और आपने वो सही से चीजें देखी हैं तो आप इसका आंसर 100% मिलेगा, है ना। ये है आपका कौन सा क्षेत्र? ये आपका है मालवा, मालवा का पठार। ये आपकी है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, है ना। और ये है आपका सतपुड़ा श्रेणी, ना। ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये आपका है बघेलखंड, ये आपका है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ये कौन सा है? ये चंबल, है ना। सभी क्षेत्र मैंने बता दिए, कोई क्षेत्र नहीं छूटा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पर, है ना। उपरोक्त में क्या, मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी, सतपुड़ा और निमाड़ में, है ना। निमाड़ कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? निमाड़ में गहरी काली मिट्टी, देखिए। निमाड़ कौन सा? ये वाला जो गहरी काली मिट्टी है ना, नर्मदा वाला क्षेत्र, इसमें ही निमाड़ वाला क्षेत्र आ जाता है, ध्यान रखना, है ना। तो सभी ऑप्शन आपको वहां पर देखने को जो मिल रहे हैं वो लगभग सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि मालबाग पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, आप सभी को पता है। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है और निमाड़ वाले क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी। निमाड़ या नर्मदा सोन घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में। तो आप पे ये वाला आंसर, मतलब आपको मैंने बताया था 99% उपरोक्त में से एल दी एवं पूरे सही होते हैं। तो ध्यान रखो, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ, है ना। आप मोगेम्बो मेरे लिए खुश हुए आप। आगे बढ़ते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा या सोइल उपयुक्त है? भैया कपास देखिए, अरे यार कैसे इंसान हो। काली, काली, भैया ब्लैक, एल्यूएल, ये रेड और येलो, लेटेराइट। लेटेराइट को लेटेराइट ही बोल लेते। इनमें से कौन सी कृषि, कपास, मतलब कपास की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो किसमें किया जाता है, कौन सी मृदा? कपास देखते हो, कपास एक टाइप का कपास है ना। कपास की खेती ध्यान रखना सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होती है ना। काली मिट्टी में उसकी जो जैसे सोयाबीन काली मिट्टी में होती है, मूंगफली और कपास, खास करके कपास, क्योंकि कपास सर्वाधिक, जो अगर अधिक उत्पादन होता है जिस वाले चीज, कपास होता है एक पेड़ टाइप का होता है, इस टाइप से पेड़ होता है, उसमें लगते हैं इस टाइप से, यहाँ से फिर उसे तोड़ा जाता है, उसमें से निकलती है रुई, है ना, उसे बोला जाता है कपास। तो इसमें कौन सी होगी आपकी, सभी को पता है कि कौन सी कृषि, जो कपास की खेती होती है वो किस में होती है ना। तो कपास और मूंगफली, ध्यान रखना। काली मिट्टी में कौन कौन सी होती है ये लिख लेना आप कहीं पे। कपास और मूंगफली की खेती इसमें होती है, ध्यान रखना। जलोढ़, जलोढ़ में किसकी होती है आप सभी को पता है, गेहूं और गन्ना, गेहूं और गन्ना। लाल पीली मिट्टी में आप सभी को पता है, यहाँ पे होती है धान, है ना, धान। लेटेराइट मिट्टी में आप सभी को पता है मोटे अनाज की खेती होगी, मक्का और कॉफी, मक्का और कॉफी। ये लेटेराइट मिट्टी में देखने को मिलेगी या मृदा में आपको देखने को मिलती है। तो ये सभी आप चीजें याद रखिए। देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये मान लो कि आप अगर इन्हें सही से पढ़ेंगे ना तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा आप नंबर स्कोर करेंगे, आपके कई नंबर बाद ना जाए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपका है जीवन, मुझे क्या करना, मैं तो बता ही सकता हूँ भैया।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाल पीली मृदा का विस्तार है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में क्या सर्वाधिक लाल पीली मृदा का विस्तार है। काली मृदा को चेनोजम मृदा भी कहा जाता है। कपास के लिए जलोढ़ जो एल्यूवियल सोइल होती है वो उपयुक्त है। चंबल घाटी में मिश्रित मृदा पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? मैं आपको बता चुका हूँ सभी चीजें, है ना। इनमें से आपको कौन सा लग रहा है? देखो भैया, देखा जाए तो मैक्सिमम जो इलाका है, अगर ये मध्य प्रदेश का डायग्राम बना लिया जाए, क्योंकि आप तो बनाएंगे नहीं भैया, मैं ही बनाने पर, अगर मैक्सिमम वाले पार्ट में देखा जाए तो इस पूरे पार्ट में आपको काली मृदा देखने को मिलती है ना। तीन रूप में मिलती है, साधारण काली, गहरी काली और छिछिली काली। तीन, मतलब तीन पार्ट में उसको भी डिवाइडेड किया गया है, लेकिन मैक्सिमम लगभग आपका देखा जाए 47% पार्ट पर आपकी कौन सी मृदा मिलती है? आपकी काली मृदा आपको देखने को मिलती है 47। और लाल पीली, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है इस वाले इलाके में लाल पीली, वो 33 8 में देखने को मिलती है। मतलब आपका जो सर्वाधिक मिलता है 47% पर आपको जो देखने को मिलती है वो मिलती है आपकी काली और लाल पीली, है ना। रेड, येलो आपको देखने को मिलेगी 33% पर, ध्यान रखना। तो ये पहले वाला तो गलत हो गया भैया कि सर्वाधिक लाल पीली मिर्ची पाई जाए, नहीं भैया, ब्लैक पाई जाती है। काली मृदा को छोड़ो, कपास की खेती के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है, नहीं भैया। कपास की मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी काली मृदा में पाया जाता है। चंबल घाटी में मिश्रित मृदा पाई जाती है, आप सभी को पता है। ये बुंदेलखंड वाले इलाके में, इस वाले इलाके में मिश्रित पाई जाती है, मतलब जो मिक्स मृदा है इस वाले इलाके में पाई जाती है। इस वाले में तो जलोढ़ और कचारी टाइप की मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर चंबल घाटी में तो भैया जलोढ़ वाली और कचारी पाई जाती है ना। तो काली मृदा में चेन्नोजम, इसे चेन्नोजम मृदा भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। इसका आंसर होता है यस, इसे चेन्नोजम मृदा भी कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें पाई जाती है कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए चेन्नोजम मृदा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइयो आप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा प्रचुरता उपलब्ध है ना। मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, ये सभी में। अगर इंडिया की बात की जाए, अगर मैप बना दिया जाए इंडिया का, देख लेना यार भैया यार, है ना। क्या होता है, मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ लोगों को मेरा डायग्राम समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एमपी बना लिए जाए, सिंबॉलिक रूप में एमपी बना लिए जाए, तो इस वाले पूरे इलाके में, जैसे आप गुजरात वाला इलाका लोगे, इस वाला इलाका छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस वाले बीच वाले जो इलाका है, ये आसपास का यहाँ तक इलाका है, मतलब कुल मिला के अगर आपको मिलता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, अगर आपने इंडिया ज्योग्राफी पढ़ी होगी, दक्कन का पठार होगा जिसका निर्माण होता है माल जो लावा से, सॉरी, लावा से, मतलब दरारी उद्भेदन से लावा निकला, लावा से बना बेसाल चट्टान, और बेसाल चट्टान से निर्मित हुई काली मृदा। अगर ये प्रक्रिया पता है तो आप सभी को पता है कि ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है ही। आंध्र प्रदेश यहाँ पर आ गया आपका, एपी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले के लिए, गुजरात ये रहा है आपका गुजरात। तो इन सभी में आपको ये वाली मृदा देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ में आए, मतलब दक्कन वाले पठार में पूरे वाले में देखना जाएगा, देखा जाता, देखा जा सकता है। और मालवा का जो पठार का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, आप सभी को पता है। निम्न में से कौन से प्रकार का कटाव, कटाव जो चंबल नदी द्वारा किया जाता है, जो चंबल नदी द्वारा जो कटाव आप देखते हो जिनके द्वारा भीड़ों का निर्माण हो गया, यहाँ पर डाकू रहते थे, पान सिंह तोमर, है ना, वो वाले, है ना। तो उन्हें क्या कहा जाता है? अब नालिका पर्दन, परतदार कटाव, स्तरीकृत कटाव, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर होगा? पान सिंह तोमर के बारे में देखा, सुना है आपने? दद्दा, मेरे दद्दा को मार दिया, साले के पूरे खानदान को मिटा दिया, वो वाला।
है ना। तो जिसके साथ अन्याय होता है ना, वो फिर जो बदला लेता है ना, खतरनाक हो जाता है। मतलब ये मान लो कि मौत वगैरह किसी से नहीं डरता। जीवन में डरना भी नहीं चाहिए। जो डरेगा वो मरेगा, ध्यान रखो। तो इसे गली एरोजन भी कहा जाता है, या अवनालिका एरोजन भी कहा जाता है ना। गली एरोजन, अवनालिका एरोजन, तो आप जैसे भी समझ सके हो समझ लो। ये वाला जो क्षेत्र है आप ध्यान रखना, लेकिन ये जल्दी से मध्य प्रदेश बना दिया मैंने। ये वाला क्षेत्र जो है ये चंबल कहलाता है, क्योंकि चंबल नदी यहाँ से जाती है। ये चंबल वाले इलाके में जो चीजें आ रही, वो चंबल वाला ये वाला इलाका होता है ना। ये पूरा का पूरा भिंड मुरैना वाला इलाका जो है चंबल अमनालिका प्रदन का शिकार है। यहाँ पर घेरे, गड्ढे या भीड़ बन चुके हैं, है ना। जिसमें पहले डाकू डाकू मिलते थे, है ना, बहुत सारे। आप सभी को पता है कि उस वाले क्षेत्र में डाकुओं का सिलसिला, पान सिंह तोमर, फूलबाई, ये सभी वहीं पर देखने को मिलते हैं, है ना। मलकान दद्दा, पढ़ा करो यार, मजा आता है चीजें। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान ध्यान रखना, कितना होता है तो बताओ भैया। 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं, अपरिवर्तित। अगर तुम्हें ये पता नहीं है और इंजीनियर्स हो तो चिरू भर पानी में डूबना, और इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, है ना। क्योंकि आप इतना तो पता होना चाहिए भाई। आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, पीएच मान दो टाइप के होंगे। एक 7 होगा, ये पीएच, है ना। पीएच मान दो टाइप के होंगे, एक तो 7 होगा और एक होगा 7 से कम। देखो भैया, जो 7 से कम होगा ये 7 है, ये 7 से कम है, और ये 7 से अधिक। ध्यान से देख लो, एक ही चीज में सब चीज क्लियर हो जाएगी। ये अम्लीय होता है, 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय मृदा होगी। कैसी होगी? क्षारीय। ध्यान रखना, और भी चीजें मैं आपको साथ में ही बता देता हूं, ताकि यहाँ पर ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, वर्षा कैसी होगी यहाँ पर? यहाँ पर होगी प्लस में, मतलब अधिक वर्षा होगी। यहाँ पे होगी माइनस, मतलब कम। ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा। और इसमें क्या होगा? अधिक वर्षा, ज्यादा वर्षा होगी तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो तत्व होते हैं, वो क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। और इसमें क्या हो जाएंगे? ये चीज प्लस हो जाएगी। समझ में आई? बस इतने सा ये वाला जो सेक्टर है आप पे रट लेना, कैसे भी करके पानी में घोर के, चाय में डुबा के खा लेना। अरे आप गांव से बिलोंग नहीं करते, नहीं तो गांव में क्या करते हैं कि सुबह सुबह वो रहती ना, रात की जो रोटी बच जाती, सुबह चाय में डबो के ये खाई। समझ गए? वो वाली चीज ही होती है। तो वैसे ही ये चाय में डबो, रात के पढ़ो, सुबह चाय में भिगो और खा जाओ। अरे टोस्ट भी तो पुराने ही होते हैं भाई, वो भी तो खाते हो। ऐसी बात कर दी है। अरे अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखो, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा, और क्षारीय होगी तो 7 से अधिक। ये कौन सी होगी? क्षारीय। एक चीज और बच गई, तो इसी में मैं बाद में ऐड करूंगा, अभी आंसर बता दूंगा तो तुम्हें मजा कैसे आएगा। अगर मिट्टी अम्लीय है ना, तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होता है? ये एक लास्ट और बचा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दुनिया को उससे। चूने का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, है इनमें से कोई नहीं। इसका कृपया कर आंसर दें, है ना। तक मैं यहीं पे आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दूं सारे ही पॉइंट, ताकि आपको एक जगह मिल जाए। बाकी आप पढ़ो मत पढ़ो, ये आपके ऊपर है। देखो भैया, अगर अम्लीय को सुधार करना है, तो अम्लीय मृदा को सुधार करना है तो इसमें मिलाया जाता है चूना। और इसमें अगर सुधार करना है किसको? क्षारीय मृदा को, तो इसमें मिलाया जाता है जिप्सम। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। बस समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो अम्लीय मृदा को सुधार के लिए क्या लाभदायक है? तो आप सभी को पता है, इसमें चूने का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और क्षारीय मृदा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? जिप्सम का। ये क्षारीय मृदा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्षारीय मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है? यह आंसर आपको दो
अगर आप सही से देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप करो और निकल लो, क्योंकि टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो और खुद का समय बर्बाद कर रहे हो? है ना, बाबू सोना कर लो थोड़ा बहुत, हो सकता है उसमें ही आपका भविष्य लिखा हो। अरे भविष्य की चिंता मत करो, किसी में भी लिखा हो सकता है यार, है ना, मजाक था, दिल पे मत लेना, ले लोगे तो क्या कर लोगे। क्षारीय मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्यान रखना, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वर्षा अधिक होगी, जहां वर्षा कम होगी, या सामान्य वर्षा होगी, या उपरोक्त में से सभी। 99% यही आंसर होता है, तो यही टिक कर दे हमारे साहब, नहीं, रुको भाई साहब रुको। क्षारीय मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है, मैं बता चुका हूं, देखिए क्षारीय मृदा, ये क्षारीय मृदा है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाएगी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ये आंसर सही होगा, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय पाई जाएगी। क्लियर, एनी डाउट, नो, आगे बढ़ते। मूवी वगैरह देखते हो, देखा करो। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है, ध्यान रखना, खरगोन, बालाघाट, धार, ग्वालियर। देखना, लाल पीली मृदा जो पाई जाती है, आप सभी को पता है, अगर ये डायग्राम में बना लू इस टाइप का, देखो भैया हर बार अच्छा डायग्राम नहीं बनता, संता बनता की कसम, ध्यान रखना, ये अगर आप बालाघाट मान लो, है ना, वो यहाँ में अगर लाल पीली मृदा है, तो सर्वाधिक लाल पीली मृदा यही पाई जाएगी। कहाँ पे पाई जाएगी, आपके बालाघाट जिले में पाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार है, क्या है भैया, ये रंग मंग वगैरह भी ध्यान रखना, टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट, चूना, फेरिक ऑक्साइड और जिप्सम। देख लो भैया क्या जिम्मेदार है ना, ऐसा तो नहीं है तुम किसी के लिए जिम्मेदार हो कि मेरा प्यार है और मैं जिम्मेदार, तो बकवास होता है यार, सब धोखेबाज है, किसी पे विश्वास मत करो, ये दुनिया बड़ी बेरहम है। ये आंसर दो तुम तो, हाँ, देखो भैया, अगर मैं आंसर देना चाहता हूं, तो मैं काला रंग किससे लेना चाहूंगा, मैं काला रंग लेना चाहूंगा, आप सभी को पता है, टिटेनी, पेरस, मैग्नेटाइट, है ना, लेकिन आपका जो लाल रंग रहूंगा वो फेरिक ऑक्साइड, ये लाल रंग के लिए, काले रंग के लिए टिटेनी, फेरस ऑक्साइड। एक चीज और ध्यान रखना, बालाघाट में जो चावल पाए जाते हैं, क्योंकि लाल पीली मिट्टी में चावल या धान की खेती अधिक होती है, इसे जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रखना, बालाघाट के चिन्नौर चावल को, किसको, कौन से चावल है बालाघाट में, चावल है उनका नाम है चिन्नौर, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये करंट से अपडेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल, भूरा या सफेद किस तत्व के कारण होता है, टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट, चूना, फेरिक ऑक्साइड या केओलिन। ये ध्यान रखना, लेटेराइट मिट्टी का रंग, है ना, लाल, भूरा या सफेद किस तत्व के कारण होता है, टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट, चूना, फेरिक ऑक्साइड, केओलिन। आप सभी को पता है, इससे तो काला होगा, ब्लैक होगा, है ना, इससे रेड होगा, है ना, चूना आप सभी को पता है किस काम आता है, बचा केओलिन, है ना, केओलिन की जब कमी हो जाती है लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में पर्टिकुलर क्या होता है, अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें जो तत्व होते हैं, है ना, केओलिन वगैरह होती है, वो नीचे चली जाती है, इसके बाद इसका रंग कलर पड़ जाता है सफेद, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है इस टाइप का, समझ में आ गई, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, दूसरी चीज ये है कि भाई साहब, इसका ये हो गया, है ना, लेटेराइट मिट्टी का यूज जो होता है, ध्यान रखना, यूज आपको ध्यान रखना, बर्तन, बर्तन, अरे यार, बर्तन प्लस ईंट, कहीं का रोड़ा कहीं का फोड़ा, नहीं सॉरी,
भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ठीक है, वो याद नहीं आ रहा है। भानुमति जानते हो कौन थी? इसके ऊपर दुर्योधन की पत्नी, जो दुर्योधन को उठा उठा कर पीटती थी, इसलिए पत्नी आज भी पीटती है पतियों को बंद रूम में ना। ऐसा माना जाता है कि भानुमति अपने आप में भयंकर योद्धा थी कि कितनी बार दुर्योधन को उन्होंने फेंका है, मतलब कुश्ती में हराया है। ये उनकी माँ स्वयं गंधारी ने बोला है। मैं क्या बोल सकता हूँ, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कचारी मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है भैया? बार बार बता रहा हूँ और आपको मालूम होना चाहिए। चंबल घाटी, सतपुड़ा घाटी, बघेलखंड, बुंदेलखंड, है ना। अगर आपको मालूम नहीं है तो सच में स्किप कर दो और छोड़ दो पढ़ाई, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। क्या फायदा इसी पढ़ाई का जब आ ही नहीं रहा है कुछ, माता पालक फोड़ है, इन्हें आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? तो ध्यान से पढ़ लो यार, सरल क्वेश्चन है। बताओ, कचारी मिट्टी आप सभी को पता है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कचारी मिट्टी जो पाई जाएगी आपकी मेनली पाई जाएगी भिंड मुरैना वाले इलाके में। भिंड मुरैना मतलब चंबल घाटी वाले क्षेत्र में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चूने की अधिकता, चूने की अधिकता से क्या होता है मैं बता चुका हूँ। पोटास की अधिकता, फेरस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी एवर। ये तो बहुत कम होगा, आप सभी को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इसका आंसर दें ना, जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का। जो क्योंकि जलोढ़ मृदा क्या है कि बहुत उपजाऊ होती है ना। तो ये देखो आप, इसमें क्या होता है, पोटास की अधिकता पाई जाती है। इसकी पोटास की अधिकता पाई जाती है। जलोढ़ मृदा ये कहां पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है बताओ? चंबल घाटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है ना जलोढ़ और कचारी मिट्टी। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी को स्वयं जोत, मैं बता चुका हूं इसका आंसर, स्वयं जोत वाली मिट्टी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़ और काली मिट्टी। ये अगर ये आंसर नहीं आ रहा है ना, सच में स्किप करो, कोई मतलब नहीं है, ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो। अगर आप आंसर दे रहे हो तो ये मान लो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक भी क्वेश्चन में वापस रिपीट में नहीं लाया हूं, बड़ी बहुत मेहनत से उठा के लाया हूं, है ना। तो ले लो यार, हलुआ मिल रहा है सब चीजें। लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो स्वयं जोत मिट्टी काली मिट्टी कहा जाती है क्योंकि ये मिट्टी, है ना, जब सिंचाई की जाती है तो फूल जाती है, जब सिंचाई बंद हो जाती है थोड़े दिन बाद सिकुड़ सिकुड़ हो जाती है, इसके बाद इसमें पड़ जाती है दरारें। जब दरारें पड़ जाती है तो इसे बोला जाता है स्वयं जोत मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या मृदा अपरदन का कारण है? निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण है? कौन सा रीजन है? वृक्षों की कटाई, वनों में आग लगना, फसल चक्रण का अभाव, उपरोक्त सभी। तो आप इसमें कौन सा आंसर देंगे? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, मैं बताता हूं नहीं तो। देखिए भैया, ऐसी बात है, अगर वृक्षों की कटाई की जाएगी तो इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो जड़ें हैं, अगर वृक्ष नहीं बचेंगे, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, मान लो ये वृक्ष है ना, अच्छा बनाना तो नहीं आता लेकिन समझ लो, इसकी जो जड़ें हैं, ये जमीन में अंदर तक जाती हैं और ये क्या करती है, मिट्टी को जोड़े रखती है इस टाइप से, समझ रहे हो? ये मिट्टी को बांधे रखती है। जब मिट्टी को ये बांधे रखती है ना, तो जब पानी वगैरह आता है तो इतना कटाव नहीं हो पाता जो साधारणतः कटाव देखने को आपको मिलता है। समझ में आ रही? तो वृक्ष अगर रहेंगे तो मिट्टी बंधी रहेंगी उनकी जड़ों से, है ना, चारों तरफ से कसी कसाई रहेंगी, इसलिए वृक्ष होना जरूर है। तो मृदा का पर्दन का कारण है तो वृक्षों की कटाई भी भैया, अगर वृक्ष ही नहीं बटेंगे तो मिट्टी क्या है कि उनकी बॉन्डिंग टूटने लग जाएगी, जब बॉन्डिंग टूटने लग जाएगी तो फिर वो बह जाएगी। ध्यान रखना। वनों में आग लगना, अगर भैया वृक्षों की कटाई कर दो या आग लगा दो, बात तो बराबर है। आग लगने के बाद क्या होगा कि वन सूख जाएंगे, सूख जाएंगे तो भैया ऑटोमेटिक फिर क्या होता है, उखड़ना, समझते हो? उखड़ना, उखड़ना, उखड़ना,
उखड़ना। अरे यार, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वृक्ष है, ये देख लो, ये मान लो इसमें लग गई है आग। आग लगने के बाद इसकी जड़ें अपने आप सूखने लग जाएंगी, सूखने के बाद ये वृक्ष अपने आप गिर जाएगा। इसे बोलते हैं उखड़ना। उखड़ना नहीं, उखड़ना। समझ में आ रही? ठीक है, समझ लेना यार, अब देसी लैंग्वेज आप समझ में नहीं आती। अंग्रेज क्या है, अंग्रेजी छोड़ गए, गाय की पूंछ काट कर गधे की जोड़ गए, ऐसा कुछ खेल है इंडिया में। फसल चक्र, चक्रण का अभाव, फसल चक्रण का अभाव समझते हो? मतलब आपने गेहूं बोया, इस साल गेहूं बोया, फिर आपने क्या बोई, ये मान लो आपने गेहूं के बाद आपने सोयाबीन बोई। खरीफ रबी और जायद की फसलें तो समझते हो? कि वो भी नहीं, अगली अगली उसमें बताओ, ये समझ लो आप। गेहूं सोयाबीन बोई, हर 4 साल से आप इसी क्रम में चल रहे हो, है ना? जब बारिश होती है सोयाबीन बो लेते हो, और जो अक्टूबर नवंबर का समय आता है उसमें गेहूं बो लेते हो। यही चल रहा है। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे, जैसे गेहूं सोयाबीन, सोयाबीन की जगह कपास ले लो, कपास की जगह धान ले लो, ये ऑप्शन है भैया, है ना? ये लगा सकते हो आप बरसात के समय, गेहूं की जगह धनिया ले लो, धनिया की जगह चना लगा लो, मसूर लगा लो, बहुत सारी वेराइटी आपको देखने को मिल जाएगी। वो आप कलजई लगा लो। ये सभी अब अगर ये आप क्रम में लोगे, एक पैटर्न में लोगे, तो भैया फिर क्या होगा कि इससे मिट्टी बनी रहेगी और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर ये पैटर्न नहीं अपनाओगे, क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो मर जाते हैं, और मिट्टी कहीं ना कहीं टूटकर फिर उसकी बॉन्डिंग टूटने लग जाती है और वो बह जाती है। पोषकहीन मिट्टी किस काम की? समझ रहे हो? जैसे कि तुम नालायक हो और तुम्हारे घर से निकाल दे, तो कोई अंतर नहीं निकलेगा, तुम्हें निकालने में संकोच नहीं करेंगे घर। लेकिन एक बंदा तुम्हारा सोचो, तुम ही ले लो भैया, है ना? अरे तुम्हें नहीं लूं, दूसरे ले लो, तुम्हारे भाई बहन दूसरा है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट आदमी है, कमा के भी लाता, अच्छी खासी जॉब है, क्या उसे घर वाले निकालेंगे? नहीं निकाले। इसी प्रकार ये नालायक मिट्टी हो जाती है, मतलब फसल चक्रण का अभाव, एक उसमें चल रहा है, एक ही पद्धति में चल रहा है, इस टाइप के। जैसे कि तुम जा रहे हो एक ही घोड़े की वो गधे चाल रहती है ना, सब एक साथ जा रहे हैं, भेड़ चाल, सॉरी, भेड़ चाल में जा रहे हो, उस टाइप की चाल नहीं चलती हुई आप चक्रण करोगे भैया, वास्तविकता में निकलना कैसे, वो वाली चीज है। तो फसल चक्रण का अभाव पाया जाता है, इसका आंसर हो गया अप्रोक्स अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस मृदा का निर्माण बेसाल चट्टानों से हुआ है? बेसाल चट्टानों का मैंने पूरा क्रम बताया था अभी, है ना? बेसाल चट्टानों का हुआ है जलोढ़ मिट्टी का, लाल पीली मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का और काली मिट्टी का। देखो भैया, डेक्कन ट्रेप का नाम सुना होगा, है ना? आप सभी को पता है लावा, लावा का उद्गम जो होता है वो ज्वालामुखी से होता है। कहां से होता है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, विभिन्न प्रकार के लावा निकलते हैं, है ना? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, है ना, बहुत सारी, ग्रेवो, बहुत सारी टाइप की चट्टानें भी निकलती है। अरे सब पता है, इनसे थोड़ी ना मार साहब बन गए यार, देखने में भले ही मार साहब नहीं लगते, ज्ञान के मामले में मार साहब ये मत लेना भैया, हल्के में मत लेना। लावा, लावा से बनी क्या? बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, दो टाइप की मेनली चट्टानें बनती है। बेसाल्ट मतलब जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें, वो चट्टानें बेसाल्ट चट्टानें होती है। ग्रेनाइट में बड़े बड़े दाने वाले चट्टानी हो जाती है, तो वो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ये आमतौर पर अंदर की साइड पाई जाती है, जो रहता है ना? उसके बाद इसके निक्षेपण से क्या बना? फिर काली मिट्टी बनी, काली मिट्टी। ये सबसे पहले जो निकल रहा है लावा, आप सभी को पता है, डक्कन ट्रेप में निकला है। दक्कन ट्रिप मतलब जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार का हिस्सा क्या है आपका? मालवा का पठार है, मालवा का पठार। दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है मालवा का पठार, तो ध्यान रखना, मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? आप सभी को पता है, वो है आपकी काली मिट्टी। कभी समय मिलेगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, सौभाग्य मिलेगा कभी आपको समझाने का, ना बाकी तो आपको सब पता है यार, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अरे माइक देखना पड़ता है, ऐसे मत देखो कि क्या देख रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई माइक देखना पड़ता है, पता चले चालू ही नहीं है, मैं बात ही कर रहा हूँ।
है ना, मेरी भावनाएं आप तक पहुंच ही नहीं रही। एक वो गूगल वाली भाई कभी मेरी भावनाएं नहीं समझती, मैं जो भी बोलता हूँ उल्टा ही बोलती है वो, इसलिए मैं बोलना ही छोड़ दिया उससे, मैंने कि भाई तुझसे बात ही नहीं करना। अरे अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, नहीं करना, टाइप कर देते हैं, बात नहीं करता। लेकिन चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? चूलिया वाटरफॉल्स किस स्थान पर है, प्लेस पर स्थित है, सिचुएटेड है? तो ध्यान रखो, मंदसौर, भैंसरोड़गढ़, उज्जैन और इंदौर। मैंने कुछ वाटरफॉल्स भी लिए हैं इसी वीडियो में, ताकि आपके जल्दी से कवर अप हो जाए चीज, है ना। तो बताओ आप कहाँ पर स्थित है? तो इसमें से आप मैं बता दूं कि जो जो आपका चूलिया जलप्रपात है, ये ध्यान रखना, चूलिया वाला सभी के बारे में बताऊंगा मैं एक एक करके। चूलिया सबसे ऊंचा है। अब आपके दिमाग में लगे मार साहब बातें लगा रहे हो, कैसे सबसे ऊंचा है? हमने तो और दूसरा सबसे ऊंचा बनाया नहीं भैया, सुन तो लो। सबसे ऊंचा है, चम्बल नदी पर है। अरे मार साहब ये भी झूठ बोल रहा है, चम्बल नदी पे है, लेकिन ये ऊंचा है राजस्थान का, ध्यान रखें। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, है ना, वो मिलेगा आपको चंबल नदी पे, भैंसरोड़गढ़, है ना। धुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा, मध्य प्रदेश का नहीं है, ये ध्यान रखना। नहीं तो ये बोल दो मारो तब कुछ नहीं आता तो। अरे आता है, सभी क्लास में तो आओ फिर बताते हैं तुम। आगे बढ़ते हैं। भारत का न्याग्रे किस जलप्रपात को कहा जाता है? न्याग्रे फॉल कहाँ पर है? अरे मुझे तो पता है, आपे पता है? बताओ। ये अमेरिका में, ध्यान रखना। भारत का न्यायगिरी फॉल किस जलप्रपात को या वाटरफॉल को कहा जाता है? धुआंधार, चचाई, कपिलधारा या चित्रकूट जलप्रपात? आप सभी को पता है कि भैया जो चित्रकूट जलप्रपात है, इसे भारत का न्यायगिरी फॉल जलप्रपात कहा जाता है, क्योंकि ये, ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पे, इंद्रावती नदी पे भारत का न्यायगिरी फॉल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के ला रहा हूँ, है ना, मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना, है ना। धुआंधार जलप्रपात आप सभी को पता है, नर्मदा नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात आप सभी को पता है, रीवा में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में स्थित है। अगला, इसे सोल्व कौन कर लेता है यार? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे सीखना है। कर लेता हूँ लेकिन 15 मिनट लगते हैं, मैं सोच रहा हूँ जल्दी सीख लो। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात, ध्यान रखना, ये जलप्रपात मैं अभी आपको बताऊंगा किस पर स्थित है। माई पे ताप्ती है। कौन सी है ये? ताप्ती है ना, ये नर्मदा, ये चंबल है, किस नदी पर स्थित है? तो मैं आपको कुछ जलप्रपात जल्दी से लिखवा देता हूँ, है ना। ये है आपका, सबसे पहले मैं अगर आपको लिखवाऊं तो मैं लिखवाना चाहूंगा आपको कपिल धारा, कपिल धारा, कपिल धारा अगर आप देखना चाहिए अमरकंटक में देखने को मिलेगा, अमरकंटक, ये आपका एक हो गया, अमरकंटक। दूसरा अगर मैं लिखवाना चाहूं तो मैं आपको लिखवाऊंगा धुआंधार, मानदाता, धुआंधार, मानदाता। धुआंधार आप सभी को पता है कहां पर मिलता है, आप सभी को पता है, धुआंधार जबलपुर, मानदाता खंडवा। सहस्त्रधारा और झरवानी, ये गुजरात में देखने को मिलेगा, मानदाता खंडवा में, है ना। ये सहस्त्रधारा महेश्वर में, और ये धुआंधार आपको मिलेगा जबलपुर में। ठीक है, ये सारे जलप्रपात हैं, ये सारे सारे जलप्रपात ध्यान रखना किस नदी पर स्थित है? ये आपकी है नर्मदा नदी। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर स्थित है? महेश्वर में। तो एक वीडियो में मैंने सारे लगभग जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं, है ना, दर्दी वगैरह और बचा है तो एक दो और बचे हैं, लेकिन वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहीं पे लिखवा दिए, है ना। बार बार अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बताओ धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा जाए जरवानी जलप्रपात बताओ किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, इतना ही पूछा जाएगा। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है।
समझ में आ रही है? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इसने झरना मतलब वाटरफॉल नदियों द्वारा बनाया जाता है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इससे अगली क्लास अगर आपने ध्यान पूर्वक देखी हो, है ना, सोना बाबू को एक साइड में रख के देखी हो, तो आपको उसका आंसर मालूम होना चाहिए। अरे भैया आपकी लाइफ में कुछ भी करो, मुझे सच में कोई मतलब नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ भाई, बुरा मत मानो, है ना। मान लोगे तो क्या कर लोगे, मान लो। कम्मल और सिंध, बेदवा और कैन और कद्दर, सिंध और कैन, है ना। तो फिर मान लोगे तो वीडियो नहीं देखोगे, है ना, डिसलाइक कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना, जो भी ऐसा करेगा उसे एग्जाम में याद नहीं आएगा। जिस प्रकार कर्ण ने वो परशुराम जी से शिक्षा ली थी कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, लेकिन बाद में पता चला क्षत्रिय, तो परशुराम ने श्राप दिया था उसको कि जिस समय तुझे सर्वाधिक आवश्यकता होगी मेरी शक्तियों की, उस समय तू भूल जाए, ऐसे ही मैं तुम्हें दे दूंगा, ध्यान रख। हाँ, तो केन और कद्दर पर है। केन नदी आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, कैमूर कटनी से निकलती है ना। कैमूर कटनी से निकलती है केन नदी, मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट जलप्रपात इन दी एमपी कौन सा है? चचाई, बहुती, चूलिया और कपिल धारा। कपिल धारा आप सभी पढ़ चुके हो। कपिल धारा, ये सारे धारा कहाँ पर पाए जाते हैं? ये नर्मदा नदी पर स्थित है, अमरकंटक में स्थित है। चूलिया पढ़ ही चुका हूँ, चंबल नदी पर स्थित है ना। लेकिन चचाई आपकी और बहुती दो जलप्रपात आपके बचे हैं, है ना। चचाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि भैया चचाई जो सबसे ऊंचा है, बहुती है रीवा में, ये रीवा में स्थित है ना। ये भी रीवा में ही है, चचाई भी रीवा में है, ध्यान रखना। ये आपकी किस नदी पर मिलते हैं? ये आपको ओदा या सेलर नदी, कौन सी रिवर? ओदा या सेलर रिवर पर देखने को मिलेंगे, है ना। इसकी हाइट है 198 मीटर, तो ध्यान रखना 198 मीटर आपको देखने को मिलेगी, सबसे ऊंचा। और सेकंड बड़ा आपको देखा जाए तो भीड़ नदी पर मिलता है। किस नदी पर? भीड़ नदी पर, है ना। इसकी हाइट के बारे में बात की जाए तो इसकी 130 मीटर है। सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, आई होप। मैं आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। कर लो यार, यही समय पढ़ लो, डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। अरे गिराओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे भाई ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों, है ना। डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि मार साहब ये डाउट है, तो सोल्व करने की कोशिश करूंगा और प्रयत्न भी करूंगा कि हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल, है ना, बी फॉर ब्रजेश मीणा तो नहीं, मेरा नाम ब्रजेश मीणा है, वो नहीं है ना। बी फॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है। जैसे आपको कोई इंसान चुभता होगा, इसी प्रकार, है ना, आप कहीं रूम रूम में रह रहे हो, मतलब आपका पार्टनर है और आप पे पसंद नहीं है, वो कुछ तीखी बातें कर देता है तो आपको बिल्कुल चुभता है। इसी प्रकार ये चुभता है। तो ये कौन सा चुभता है? पाताल पानी चुभता है, चचाई फॉल चुभता है, जमुना फॉल चुभता है, या क्योटी फॉल चुभता है? तो कौन सा फॉल आपका जो है चुभता है? तो बताओ भैया। बी फॉल पचमढ़ी होशंगाबाद में आपको जो मिले, है ना, इसका आंसर होगा आप पचमढ़ी होशंगाबाद में। जो जलप्रपात आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो इसका आंसर होगा। पाताल पानी, ये तो इंदौर में मिलता है ना। चचाई आप सभी को पता है रीवा में मिलेगा। केवटी जलप्रपात और यमुना जलप्रपात, तो इसका आंसर होगा केवटी जलप्रपात, आपको बी फॉल देखने को मिलता है। तो किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल कहा जाता है? क्योंकि स्नान करने पर वहां के लोगों को पानी चुभता है, तो वो आपको मिलता है केवटी फॉल्स, है ना। ये आपको पचमढ़ी होशंगाबाद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, लाका बंजारा झील कहाँ पर स्थित है ना। लाका बंजारा झील कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखो, लाका बंजारा झील आपकी भोपाल में, सागर में, इंदौर में, जबलपुर में। तो जल्दी आपको आंसर दो, जल्दी से आंसर दो।
ना लाका बंजारा झील, तो आप सभी को पता है लाका बंजारा जो झील है वो आपको मिलेगी सागर में। लाका बंजारा झील के बारे में अगर बात की जाए तो लाका बंजारा झील जो है वो सागर में देखने को मिलेगी। बाकी इतना ही ध्यान रखें, आगे बढ़े। भोज वेटलैंड को रामसर साइट में कब शामिल किया गया, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सभी इंपोर्टेंट है लेकिन ध्यान रखना 2004, 2002, 2005 और 2003 कब शामिल किया गया, तो आप इसका आंसर दें, है ना, जल्दी से आंसर दें, बिना किसी देरी के आंसर दें ताकि आपको मिलेगा। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि 2002, है ना। कब शामिल की गई भोज वेटलैंड, आपको 2002 में देखने को मिलेगी, क्योंकि भोज वेटलैंड के बारे में कहा जाता है कि भैया भोज वेटलैंड के अलावा कितनी साइट मध्य प्रदेश में वर्तमान में यहाँ पर देखने को मिलेगी। वर्तमान में आपको देखने को मिल सकती है आपको टोटल 5, क्योंकि तवा के बारे में सुना जा रहा है कि ये रामसर साइट में शामिल की जाएगी। तवा के अलावा आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में साइटों की संख्या है ना, जैसे इंदौर में सिरपुर तालाब, यशवंत सागर, इंदौर में सिरपुर तालाब, यशवंत सागर, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा शिवपुरी में शांति सागर। ये आदि मतलब अगर इसको डिसाइड नहीं है तो फिलहाल 4 है, लेकिन अगर ये कंफर्मेशन में आ जाती है तो 5, तो आप देख लें ना, एक बार रीचेक, आगे बढ़ते हैं। कांगी सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ना, ये आपके लिए माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है सांग सागर झील, तो आप सभी को पता है सांग सागर जो झील है ना, पेंच तो आप सभी को पता है कहां पर स्थित है, छिंदवाड़ा में। बांधव उमरिया में मिलेगा, सतपुड़ा होशंगाबाद में मिलेगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में मिलेगा। तो सांगी सागर झील अभी मैंने आपको बताया कहां पर मिलेगी, शिवपुरी में मिलेगी। यहाँ पर एक नदी से सांग सागर झील को, है ना, शिवपुरी में मनिहार नदी से इसमें जल की प्राप्ति होती है। जो झील जो है बनी हुई है, ध्यान रखना क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाती है, मनिहार नदी। मनिहार नदी मतलब इसका जल स्रोत क्या है, मनिहार नदी से जल प्राप्त करती है, क्योंकि रामसर साइड में भी शामिल हो चुका है कौन सी, आपका सांग सागर झील, इसलिए ये आईएमपी इंपोर्टेंट, मनिहार नदी, सब चीजें ध्यान रख लेना, रट लेना भैया, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर, तवा नहर, हलाली नहर, चंबल नहर। मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है, तो आप आंसर दें बिना किसी संकोच के। तो अरे आपको पता है यार, पता है आपको, आप भगवान के अंश हो, आप अपने आप को कैसे भूल सकते हो, मजाक में नहीं, सच में भगवान के अंश हो। हम ब्रह्माष्टमी, प्रेमानंद जी महाराज को सुनो यार, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, सुनो। बेनगंगा नहर, तो आप सभी को पता है बेनगंगा नहर जो मध्य प्रदेश की फर्स्ट नहर मानी जाती है, ये कब बनी थी, 1923 में, है ना, 1923 में बनी थी, है ना। ये कहां पर बनी थी, बालाघाट, वहां पर देखने को मिलती है, बालाघाट में, है ना। तो आई होप आते सब चीजें समझ में आई होगी, है ना। आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। और ध्यान रखो, अगर जो भी वीडियो को देखते हो आप, व्यू तो अच्छे दे देते हो लेकिन वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भैया, कुछ नहीं जाता, बस इस टाइप से दबाना होता है, एक लाइक मोटिवेशन, एक कमेंट मोटिवेशन, कर दिया करो यार, क्या जाता है। अब वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।